हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे 6 से 9 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। हाँ, अकेला मैट्रिक्स से नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट्स मिला के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करना हो, क्या छोड़ना है। हर एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम है ऋतिक राज और मैं ऐसे ही क्लास 11-12 के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको एंड्रॉइड पे ओबीजेड प्ले स्टोर पे सर्च करना है, ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और आईओएस वाले माई इंस्टीट्यूट सर्च करके इस कोड को डालेंगे तो आप आराम से डाउनलोड करके सारे नोट्स ले सकते हो। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इट्स अ टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल, एक्सप्रेशन और फंक्शंस। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जरूर है, लेकिन उसमें कुछ भी आ सकता है। नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, लेकिन अरेंजमेंट कहलाता है। तो इफ यू वांट टू राइट एन अरेंजमेंट नंबर से 1 3 4, उसको देखते हैं अभी हम। तो each number of this arrangement is called an element of the matrix. तो एलिमेंट जितने भी आपको वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर चीजें दिखेंगी उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो ऐसे आप लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4, लेट्स से 5 और 6 भी ऐसे लिख दिया तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब मैट्रिक्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनको आप रोज और कॉलम्स बोलते हो। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, इसको हम कहते हैं रो। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको कहते हैं कॉलम। तो इसके अंदर दो रोज थे और 3 कॉलम्स थे, C1 C2 एंड C3। इसी पे सब कुछ आपको डील करना है। रोज एंड कॉलम्स का नंबर पता होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट को आप जनरलाइज कर सकते हो बाय राइटिंग A ऑफ ij, जहां पे I रो नंबर बताएगा और J आपका कॉलम नंबर बताएगा। बेसिक क्लियर है? अगर मुझे एक अरेंजमेंट बनाना है, इसमें 1 3 और -4 का यूज करना है, तो मैं 1 3 और -4 एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 3 -4। ऑर्डर नंबर्स के चेंज हो सकते हैं, इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब आप बनाते हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे 2 क्रॉस 3 लिखते हैं। 2 क्रॉस 3 बताता है कि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स समझ में आया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स का, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो एलिमेंट्स होते हैं, इनके इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वो नंबर्स कहलाती हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि A13 की वैल्यू बताओ, 13 का मतलब क्या है? रो 1 में कॉलम 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज बतानी होती है हर एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर भाई? सिंपल सा फंडा। आगे बात करते हैं, लेट अस ट्राई टू अरेंज x y z r एंड u यूजिंग मैट्रिक्स वी कैन राइट इन सो मेनी वेज। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। तुम्हारे पास x y z w r और u है, तो आपके पास बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं। इन 6 एलिमेंट्स को 1 इंटू 6 लिखा जा सकता है, या 6 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, या 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। और कोई भी और तरीका नहीं है इन एलिमेंट्स को अरेंज करने का। हाँ, अंदर आराम से अरेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो यही 4 ऑर्डर मिलेंगे, 1 इंटू 6 6 इंटू 1, यानी एक रो 6 कॉलम या 6 रो 1 कॉलम। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल आपको 6 ही एलिमेंट्स हर एक केस में मिलेंगे। अगर मैं आपको पहला केस समझाऊं 1 इंटू 6 वाला, तो इसमें एक ही रो है लेकिन 6 कॉलम्स है। तो आप x y z w r और u को कंसीडर करो। ये तुम्हारे एक रो 6 कॉलम्स हो गए। अब 6 रो एक कॉलम में क्या आ जाएगा? x y z w r और u। ये 6 1 इंटू 6 था, ये 6 इंटू 1 था। अब 2 इंटू 3 में क्या आएगा? 2 रो 3 कॉलम, जो अभी हमने पीछे देखा भी था, x y z w r और u। और 3 रो 2 कॉलम्स का मतलब क्या है? x y z w r और u। तो आप देखोगे इन सब में हमने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किया है, बट डिफरेंट वेज से अरेंज किया है। तो ये जो डिफरेंट वेज हैं, यही यहाँ पे मैटर करते हैं। समझे बच्चों? तो for a matrix A having m number of rows and n number of columns, the expression m into n is called the order, जो मैंने आपको समझा दिया था। जब भी हम लिखते हैं यहाँ पे m into n, इसको बोलते हैं m into n। ये आपको बताता है कितने एलिमेंट्स और कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। पहला नंबर रो बताएगा, दूसरा नंबर कॉलम्स को बताएगा। So though the elements of a matrix can take any values, for the scope of this chapter we shall consider only these matrices whose elements are real numbers और functions taking real values। तो दो तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। आप अपना नाम लिख दो, आपकी जन्म तिथि लिख दो, whatever you want you can write। कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट, लेकिन जनरली हम यहाँ पे रियल नंबर्स का ही यूज करते हैं। दैट इज व्हाट्स इन अ स्कोप ऑफ सिलेबस। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम आगे। If a matrix has 4 elements, what are the possible orders of a matrix can have? अब देखो 4 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना है।
वो एलिमेंट्स क्या है वो आपको नहीं बताना, बट किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं वो बताना है। तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो 1 into 4 में अरेंज कर सकते हैं, या 4 into 1 में अरेंज कर सकते हो, या 2 into 2 में भी अरेंज कर सकते हो। ये 3 तरीके के ऑर्डर्स हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स बोला था, तो ये हैं तीनों पॉसिबल ऑर्डर्स। एक रो 4 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। अब भाई 2 क्रॉस 2 को दोबारा तो लिखोगे नहीं, तो ये 3 तरीके के ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose elements is given by, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ए आई जे से बोलते हैं, जहां पे आई यहाँ पे रो पोजीशन बताता है, जे यहाँ पे कॉलम पोजीशन बताता है। तो आपको यही एलिमेंट्स को बताना है। अब तो कैसे लिखेंगे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मानना क्या वो तो है ही है। तो वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये जो एलिमेंट है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर 3 1 3 2 3 3, तो ये बन जाएगा ना। तो आपको अब इन पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज भरनी है। जैसे 1 1 है, तो 1 1 आप क्या निकालोगे, यहाँ पे निकाल लोगे a11, तो 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। तो उस 3/5 को आप पहली पोजीशन पे यहाँ पे रख दोगे। 1 2 आएगा, तो आप a12 की जगह यहाँ पे देखो 1 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू 1 बन गई, तो आप यहाँ पे 1 भर दोगे। 1 3 आएगा, तो i की जगह पे 1, 2 और j की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 7/5। तो यहाँ पे 7/5 आ जाएगा, एंड दिस कंटिन्यूस। अब 2 1 जब रखोगे तो 2 + 2 4/5, तो दिस बिकम्स 4/5। ये आप कंप्लीट कर सकते हो। 4 6/5, 2/5 से बढ़ रहा है। 2 3 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा 8/5। तो यहाँ पे देखते हैं 3 1, 3 + 2 5, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। 3 2 रखोगे, 3 + 4, हाँ ठीक है, 7/5, यहाँ पे 9/5 आ जाएगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। सिर्फ आपको वैल्यूज भरनी, मैंने एक दो रख के दिखाई, बाकी मैंने देख के भर दी, तो आप भी कर सकते हो। तो आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करना था, जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो मैट्रिसेस कई कई प्रकार की होती हैं, हमें इसमें से कुछ पढ़नी है कुछ नहीं पढ़नी, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। हर चीज हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये वर्ड नॉट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 रो 3 कॉलम हो गए, 4 रो 5 कॉलम्स हो गए, मतलब डिफरेंट नंबर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और हर एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है इसमें आपका रो एंड कॉलम नंबर सेम हो। जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डील करते हैं, याद रखना। आगे अगला चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स ही कराने वाला हूँ। तो एग्जाम मैट्रिक्स बी बनाई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बात समझा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब आते हैं रो मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2। जिस मैट्रिक्स में एक रो वो रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, यहां से चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये डायगोनल, जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल होता है वैसा, डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बाकी सारे के सारे जीरो, सिर्फ डायगोनल में एग्जिस्ट करे, बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अब क्या डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, मतलब कि अगर आप मेरे आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे ये लिखा है ना -2 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाई जा सकती है? कमेंट में बताना। और अगर आपने लिख दिया कमेंट, तो द आंसर इज यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो उस डील करती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की उन्होंने बात नहीं करी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो इसमें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं जो कि जीरो हैं, तो बाकी जीरो हो भी गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे डायगोनल के नंबर सेम हो, जैसे 3 3 हो गया, ये सारे डायगोनल में 4 4 हो गया, तो ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फिर आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 1। देखो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसको आई से डिनोट करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में कोई भी नंबर आ सकता है,
आइडेंटिटी में ये सिर्फ डायगोनल के अंदर 1 होना चाहिए। तो 1 क्रॉस 1 का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, 2 क्रॉस 2 का होता है, 3 क्रॉस 3 का भी होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है पूरे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में। समझा बच्चा पार्टी? तो इस तरीके से आपको पढ़ना था। फिर आते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप सारी मैट्रिक्स को समझ सकते हो, जान सकते हो। ये नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे इक्वल मैट्रिसेस पे। दो मैट्रिसेस अगर ए और बी दी और उनके एलिमेंट, पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने लिखा लेट से 2 3 4 5, एक ये हो गया, और एक लिख दिया 3 2 4 5, ये भी भाई इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ये भी ठीक है, सब सेम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, 3 होके ये उसने काम बिगाड़ दिया। देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर तो सेम होना ही है, लेकिन साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी सेम होना जरूरी है। समझे बच्चा पार्टी? तो ये बेसिक सा इक्वल मैट्रिक्स की बात हो गई। एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो मैट्रिसेस जो दिए हैं वो इक्वल हैं, ऑर्डर सेम है बिल्कुल, और इक्वल भी दिख रहे, ठीक है, 1 की जगह पे इधर भी 1 है, लेकिन इधर 2 है और -6 दिया है। तो क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, तो आप 2a को -6 बोल के, a को -3 बोल के इसका आंसर लिख सकते हो। लो भाई खत्म। -8 के सामने -8 है, बढ़िया बात। b + 1 13 है, तो b की वैल्यू कितनी बनी? 12। खत्म बात। हैप्पी? a -3 और b is 12। क्वेश्चन खत्म। ये सब आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, तो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दीज क्वेश्चंस। इजी होते हैं, आराम से कर सकते हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिसेस। ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें सिर्फ एक रो दिख रही है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें तो भाई सब कुछ दिख रहा है, तो ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स खाली कहलाएगी। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ये जीरो मैट्रिक्स हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अच्छा मैंने थोड़ा सा इधर उधर करना था, बट ठीक है यार, यू गेट द पॉइंट। ये रो मैट्रिक्स हो गई। ये क्या कहलाएगी? इसके डायगोनल जीरो है, ऐसे तो कुछ नहीं है भाई, ये खाली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। ये नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको सारे टाइप की मैट्रिक्स बता दी। ऑर्डर लिखना आपको सबको आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका 3 क्रॉस 3 हो गया, इसका 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर एंड इन सब की आपको नाम मैंने बता दिया। क्लियर? बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, C21 C32। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो ठीक है, गलत नहीं है। जो भी मैट्रिक्स का नाम है उस वही लिख दिया उन्होंने। अब C21 का मतलब क्या है? दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि -1। C32 देख लेते हैं। C32 तीसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि +2। और C13 को देखेंगे, C13 पे 1 और 3 विच इज -3। अब मुझे इन सबको ऐड करना था और इसको माइनस करना था, तो जब इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, C2 मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ ना खाली सीधा, देखो -1 +2 माइनस ऑफ -3, तो +3 हो जाएगा। 2 + 3 5 -1 4, तो आंसर आ जाएगा 4 एंड यू आर डन। खत्म। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस के लिए था ताकि आपको दिक्कत ना हो। बड़े आगे बिल्कुल भाई। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 वेयर Aij इज इक्वल्स टू I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बरोबर? हमको मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3 की, और इसमें जो आई जेथ एलिमेंट हो, उसकी जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा दिखे। ओके, तो 2 क्रॉस 3 एक मैं बनाऊंगा, एक आपके लिए एग्जांपल। तो मैं नीचे वाला कर ले रहा हूं क्योंकि मॉड लगा उसमें। अब ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला देखते हैं। एक मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करनी है, नाम सही रखना, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो मैं 2 × 2 लिखूंगा। अब आपको मालूम है भाई, ये B11 B12 B21 एंड B22 ये तो होगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे भरेंगे? अब जब आपने ऐसे B11 भरा तो 1 - 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 0 ही आ गया। अब B12 भरोगे तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर मॉड है तो 1/3 पॉजिटिव ही आएगा। B21 में भी करोगे तो 1/3 आएगा, और B22 करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 0 1/3 1/3 एंड 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मॉड लगा है, मॉड का मतलब नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ इसका हिडन मीनिंग नहीं है। अब हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स समझना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं,
दो नंबर्स में, वैसे हम मेट्रिसेस में भी कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी ऐड हो जाता है। अब क्या करना है हमको, हमको मल्टीप्लिकेशन समझना है मैट्रिक्स का बाय अ स्केलर वैल्यू, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन समझना है दो या उससे ज्यादा मैट्रिसेस का, और हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस समझना है। ये तीन हमारे एजेंडा में, और मैं तीनों अभी तुमको समझाऊंगा। वन शॉट का मतलब ही ये है कि मैं हर एक चीज कवर करके जाऊं। तो शुरू करते हैं विथ द फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर वैल्यू। एक एग्जांपल देखो, आप डेली ना कोई ब्रेड बनाते थे, और दो टाइप की ब्रेड बनाते थे, उसमें इतना फ्लोर, इतना बटर, इतना मिल्क लगता था। अब तुम बोलोगे कि सर मुझे जितनी ब्रेड बनानी होती थी, मुझे ऑर्डर बड़ा मिल गया, मैं वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे, अब मुझे जो मिला है वो 3 गुना उसका मिला ऑर्डर। एक ही दिन में 3 गुना ऑर्डर जो मेरा यूजुअल होता था। अब 3 गुना ऑर्डर है तो 3 गुना सामान भी मिल लगेगा। अगर आपको 3 गुना आउटपुट चाहिए तो सामान इनपुट भी तो 3 गुना होगा। नॉर्मल ब्रेड बनाने में 2 kg फ्लावर, 50 ग्राम बटर और 20 किलो मिल्क जो भी है, 20 ml मिल्क लगता था। ब्रेड 2 बनाने में इतना लगता था। अब मैं बोलूं जितना ब्रेड बनती थी उसका 3 गुना बना दो, तो भाई 2 kg तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, 6 kg बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बना सकते हो जो ये बनेगा। तो अब नया ब्रेड का जो फ्लावर चाहिए, उस 6 kg चाहिए, 150 ग्राम बटर चाहिए, 60 ml मिल्क चाहिए। तो हर एक क्वांटिटी को जो पहले ये थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो मुझे नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मुझे अपना आउटपुट बनाना, मुझे अपना इनपुट भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई जब भी, मतलब कोई भी नंबर से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात थी, वो 3 जो हुआ था वो सबसे मल्टीप्लाई होके ये आपको बना के देगा। बरोबर, समझ में आ गया, बढ़े आगे बिल्कुल। तो प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हो या पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, आंसर सेम आएगा। दो डिफरेंट कांस्टेंट से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके भी ऐड किया जा सकता है। इतना कुछ खास इसका जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें नॉर्मली चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऐसा क्यों करते हैं हमें पहले वो समझना है। मान लीजिए हमको पिकनिक पे जाना था, कुछ भी एग्जांपल ले लो, हमको पिकनिक में जाना था। क्लास, ये नंबर ऑफ बॉयज है जिसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, नंबर ऑफ गर्ल्स है ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। तो क्लास में कितने बॉयज हुए, तुम बोलोगे सर 12th ए में 6 और 8 14 बॉयज जा रहे हैं, और 4 और 6 10 लड़कियां जा रही हैं 12th क्लास से। तो आप ऐड करके एक फाइनल नंबर भी बता सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली देखो, डेटा को हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हर एक चीज को स्टेटमेंट में ना लिखना पड़े। बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क होता है। तो चीजों को एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमें काफी चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ इक्वल ऑर्डर, द सम ऑफ मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। जब आप एडिशन करते हो तो दो बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात ये, जिनका आप एडिशन कर रहे हो वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 क्रॉस 3 में 3 क्रॉस 2 ऐड कर दिया ना, 2 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 2 ऐड हो सकता है, 3 क्रॉस 2 में 3 क्रॉस 2 ऐड हो सकता है। सेम ही ऐड होंगे, सेम टाइप के ऑर्डर होने चाहिए, और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। जैसे कि भाई इसमें 6 था, इसमें 4 था, तो ये 6 और 4 ऐड होगा। इधर 8 था, इधर 6 था, तो ये 8 और 6 ऐड होगा। मतलब जिस पोजीशन पे पहली मैट्रिक्स में, उसी पोजीशन पे दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए, तभी उन नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो ये रिजल्टेंट आपका यहाँ पे बन जाता है। बाकी ये डेफिनेशन दी है, इसकी हमें कुछ खास जरूरत है नहीं, तो क्यों ज्यादा दिमाग खोटा करें अपना, छोड़ो खत्म करते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज है, एक बार आप रीड कर सकते हो, इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन को करो, पहले देखो वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, तुम्हें सिर्फ 2a निकालना है। तो करना क्या है, डबल कर दो भाई इसको। तो 2a निकालना इज अ वेरी इजी टास्क, जस्ट डबल एवरीथिंग। तो 6 8 0 -2 24 6 12 2 and 4, so डबल कर दिया, 2a निकल आया। अब a plus b minus c is easy to calculate, so what I am going to do, I am going to do the third part, पहला पार्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए करता हूँ। 3b निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3b निकालना पड़ेगा। तो 3b करेंगे तो इधर आएगा 21 21 6 minus 33 0 and 6 9 minus 3 and 12। तो ये 3b आ गया। और 2c देखेंगे तो 2c को कैलकुलेट करने के लिए ये है, इसको डबल करना है। तो 22 4 minus 6 4 0 2 2 18 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, हुआ तो भाई एक बार देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 21 21 6 -33 0 6 9 -3 and 12। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने 3b की वैल्यू लिख दी। फिर मुझे माइनस a करना है, तो माइनस में a लिख दूंगा, जो भी a मैट्रिक्स थी, 3 4 0 -1 12 and 3
6 1 एंड 2 और प्लस में ये 2c करना है, तो इधर आ जाएगा देखो 22 4 माइनस 6 4 0 2 2 18 एंड 2, so this is the value। अब इन सबको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व कैसे होगा, 21 में से 3 हटाया 18 बचा, 18 में 22 ऐड कर दिया 40 आ गया, तो 40 लिख देंगे। 21 में से 4 हटाया 17 बचा, 17 में फिर 4 ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया 17 ही बचेगा। 21 में से 4 हटाया और 4 ऐड कर दिया, 21 बचा। 6 में से कुछ नहीं हटाया, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0, माइनस 30 34 हो गया, 34 और 38 हो जाएगा। 0 माइनस 12 माइनस 12, तो माइनस 12 आ जाएगा। 6 माइनस 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 5 आ जाएगा। 9 माइनस 6 3 प्लस 2 5 अगेन, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 हो गया, उधर 14 हो जाएगा। 12 माइनस 2 6 10 10 एंड 2 वापस से 12 आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर इस लास्ट वाले का। तो आपको इंडिविजुअली निकाल के उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन में मिलता है जहां पे मैट्रिक्स एज एन इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन का क्या करना होता है उसको समझ लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप ऐसे x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 13 2 एंड 4 लेके, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 -8 3 एंड 0 लेके। अब देखो जैसे नॉर्मल x प्लस वाई सम कांस्टेंट, x माइनस वाई सम कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करो, जस्ट ऐड देम अप। तो जैसे 2x आ जाएगा और इनको हम ऐड कर रहे हैं तो इधर आएगा 4 5 5 4, ये आ गई 2x की वैल्यू। और अगर आपको यहाँ से x निकालना है तो x कैन बी रिटन एज 2 5/2 5/2 एंड 2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब x को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दोगे आपको y मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, उसकी दिक्कत को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सीख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को करते कैसे हैं। जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसमें से आपको काफी चीजें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और समझ में तो पक्का आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन को करना कैसे, ए बी बी ए कैसे निकालना है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, जिन भी मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? नहीं समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देखो उन्होंने लिखा है m क्रॉस p, ठीक है। एक np है एक mp है, मैं डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ, इसको छोड़ो। मान लीजिए आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर p क्रॉस q है, ठीक है। मैं ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। सो मल्टीप्लाई इन दोनों में तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ n is equals to p। जो इसमें n यानी कि ये कॉलम नंबर था वो इसके रो नंबर को मैच करेगा, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। ये पहली नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा C मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ C यानी रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू m क्रॉस q। मतलब जो इसका बच गया उसको उठा लो, उसका बच गया उसको उठा लो, वो आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ये तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स को आप करते हो तो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखो इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो आपको बस ये दोनों नंबर देखना था मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक। और जो रिजल्टेंट आएगा वो ये और ये नंबर का नया रिजल्टेंट बनेगा। अब आपके मन में होगा सर समझ नहीं आता, ये तो सर ठीक है आपने पढ़ाया, पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो मैं समझाता हूँ, परेशान मत हो। आपको करना क्या होता है उसको समझते हैं। जो आपकी नई मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की आएगी, करेक्ट। सी मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं, C12 21 एंड 22, करेक्ट। अब आपको क्या समझना है, जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे हम, जब यहाँ पे हम लेट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, ये जो पहला नंबर होगा यहाँ का, ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दूसरा नंबर होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहले वाले का हमेशा रो नंबर याद रखना, क्योंकि ये रो था वो कॉलम था, करेक्ट। मैंने बोला ये नंबर पहली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा नंबर दूसरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो करना क्या है, जब आपने C11 देखा तो आपने देखा पहला रो पहला कॉलम, बट किसका, पहला रो पहला कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहला रो पहला कॉलम। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सर इसमें तो दो दो एलिमेंट्स थे, कोई बात नहीं।
पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो यहां से मिलेगा 3 इंटू -9, ये हो गया एक एलिमेंट, प्लस 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 लिख लेंगे, कुछ ऐसा। अब जैसे आप 1 2 पे आओगे, अब देखो 1 2 करोगे क्या आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 2, हमेशा पहला इसका पहला उसका, दूसरा इसका दूसरा इसका, तीसरा इसका तीसरा उसका, ऐसे करोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -7 लिख देंगे, एंड दैट्स इट। अब अगले में क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखा 2 1 2 1, दूसरा पहला -4 इंटू -9 प्लस 6 इंटू 1, कुछ दिख रहा है, -9 1 एंड 1, सेम तुम्हें नंबर दिखेंगे, और इसमें रो में 3 3 5 5 सेम नंबर दिखेंगे। और अब इसमें क्या करोगे, इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो -4 इंटू 2 प्लस में 6 इंटू -7, ऐसे कुछ रहेगा। अब आपको फाइनल आंसर लिख देना है, आप एक लाइन में लिख सकते हो। विथ प्रैक्टिस ये आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे, लेकिन अगर अभी स्टार्ट करा है, अभी तक नहीं सीखा, तो आप सीख लो भाई। ये आएगा -27 प्लस 5 -22, 6 -35 -29, 36 प्लस 6 42, -8 -42 माइनस का 50, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से देखो आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं फंसोगे नहीं, ये पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स दी है एबीसी, तो आप एबी को पहले मल्टीप्लाई करो या बीसी को, फिर बाद में ए को करो, आंसर सेम आएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर थ्री मैट्रिसेस। आप ए बी प्लस सी लिखा है, जरूरी नहीं आप ऐड करो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर ऐड कर सकते हो, या अदर वे अराउंड। अगर आपको ए बी प्लस ए सी दिया है तो आप बी प्लस सी पहले ऐड करके फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई होगा, एडिशन दो बार तो कर सकते हो। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। अब इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला है, फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी i ऑफ सच मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ये चौथा जो तीसरा पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, आप कहीं पे भी कैसे भी उसको मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, एसोसिएटिव होती है, डिफरेंट समझो। वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इंटू बी ए नहीं हो सकता पॉसिबल, डिफरेंट आंसर आएगा। उसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बी ए आप निकालना, ये आपका होमवर्क है, फाइंड बी ए एंड देन कंपेयर के बराबर था, बिल्कुल नहीं होगा। कोइंसिडेंटली दिस विल हैपन, दिस कैन हैपन, ऐसा हो सकता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन इट वेरीज, बट एवरी टाइम इट होल्ड्स ट्रू, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ करा भी नहीं रहा कि आप परेशान हो, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड, ताकि एग्जाम से पहले बहुत बेहतरीन सा आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाए। अब एक ए दिया है, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू ओ वेयर ओ इज द जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें करना क्या, आपको सॉल्व करना है एलएचएस को, एलएचएस आरएचएस प्रूव कर दो। तो हमको ए स्क्वायर सबसे पहले निकालना है, व्हाट इज ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ए 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 1 2, ठीक है। तो यह कुछ ऐसा आपका आएगा। अब यहां पे देखो, लेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 4 प्लस 3, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तुम आराम से करना। 2 3 6 प्लस 6, 2 प्लस 2 3 प्लस 4, तो ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे 7 12 4 7, ये आ गया ए स्क्वायर। हमें 4a निकालना है, खैर उसको तो टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया, यही सबसे बड़ा काम था, 7 12 4 एंड 7, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4a, इसको 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 8, आपको यहाँ मिलेगा 8 12 4 8, और प्लस में आई, व्हाट इज आई, 1 0 0 1, दिस इज आई। इनको आप ऐड करोगे तो 7 प्लस 1 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 अगेन 0। तो ये क्या आ गया, विच इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, और यहाँ लिखो हेंस प्रूव्ड, आगे बढ़ जाओ, खत्म, इतनी सी बात। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो अगर आप चीजों का फेरबदल करते हो तो थोड़ा बहुत चेंज आता ही है ना।
मतलब अगर आप किसी लेटी चीज को खड़ा कर दो तो क्या होता है, ओरिएंटेशन बदल गया। वैसे ही इसके साथ भी होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में करना क्या होता है, ये करना होता है कि भाई जितने भी रोज आपको दिख रही हैं उनको कॉलम बना दो, और जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं वो अपने आप रो बन जाएंगे। कैसे समझाते हैं, देख लो भाई, अगर एक मैट्रिक्स है ए नाम की जिसमें 2 3 1 और -4 था, ये रो नंबर 1 थी, ये रो नंबर 2 था। अब इसको घुमा दिया तो ये कॉलम 1 बन गया, ये कॉलम 2। सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो एग्जैक्टली यही होता है ट्रांसपोज बोलना। अब इसको हम ए टी ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा है यानी आप ए का ट्रांसपोज कर रहे हो। द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर भी बदल जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं, देखो 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है, ये आपकी रो मैट्रिक्स है 1 into 3 की। अब अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो 2 3 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि 3 into 1। सो ऑर्डर फ्लिप्स, कभी भी आप ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर उसका फ्लिप हो ही जाएगा। एग्जांपल है, देखो बी, ये रो थी, ये कॉलम बना दिया, ये दूसरा रो, दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो, तीसरा कॉलम बन गया। तो रो वाइज कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल देखो, इसमें 2 रोज थी, इसमें 3 रो थे, क्योंकि ये जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया, ये जो दूसरी रो थी ये दूसरा कॉलम बन गया। सो अपने आप कॉलम रोज में इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक चीज को पकड़ो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज का मीनिंग समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज, अपने आप वो क्रिएट हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है फाइंड द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज -2b। अब यहाँ पे ए तो दिया है तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए ट्रांसपोज बन गया। हमें बता रहा था ए ट्रांसपोज माइनस का 2b। अब ए ट्रांसपोज क्या वैल्यू लिख लो, 2 3 1 -4, माइनस में 2, इस मतलब इसका डबल करके लिख देंगे, तो -4 6 10 और -8। सिर्फ डबल करके लिख दिया और कुछ नहीं किया क्योंकि 2b था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 minus -4 will give you a positive 6, 1 minus 6 will give you -5, 3 minus 10 -7 मिल जाएगा, और -4 plus 8 plus का 4 मिल जाएगा। Hence this is the final answer। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, ये सब छोटे छोटे एमसीक्यूज में आते हैं। मैट्रिक्स इन ऑल छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिए ही जरूरी है। इसका जो वाइडर वैरायटी है वो आती है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन वो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आता है। सॉल्व मैट्रिसेस से करते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ, तो वो अगला डिटर्मिनेंट्स में आपको पढ़ाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज का डबल ट्रांसपोज करोगे तो यानी आप वापस आ गए। भाई एग्जांपल, भाई पेन लेटा था, खड़ा कर दिया, फिर लेटा दिया, तो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया ना। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो, नंबर ट्रांसपोज थोड़ी होता है, सिर्फ मैट्रिक्स ट्रांसपोज होती है। ऐसे अगर आप a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात ये लास्ट वाली है कि अगर आप ए बी का होल ट्रांसपोज करोगे, जैसे आपने ए बी मल्टीप्लीकेशन में किया है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, दैट इज नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमको नहीं करना। ये बस प्रॉपर्टीज है जो आपको एज इट इज याद रखनी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये 3 क्वेश्चंस, मैंने कॉन्सेप्ट एंड 3 क्वेश्चंस कराने हैं बस मुझे आपको, एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर। अब सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। अब कोई भी मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2 6 6 -2, ठीक है, ये आपने मैट्रिक्स ली, कोई दिक्कत, ये मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का मतलब ये पहली रो है, मुझे पहले कॉलम में दिखनी चाहिए, जो दूसरी रो मुझे दूसरे कॉलम में दिखनी चाहिए, दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जादू हो गया, ये तो वही मैट्रिक्स बन गई दोबारा से। तो अगर ए ट्रांसपोज तुमको वापस से ए मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो। तो सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ट्रांसपोज करने पे ओरिजिनल वापस आ गई, देयरफॉर इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब ये 2/2 में हो, 3/3 में हो, सेम लॉजिक है, सिर्फ ट्रांसपोज करके अगर ओरिजिनल मिल जाती है तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की मैं बात करूं, जैसे लेट्स से मैंने लिखा 0 4 -4 एंड 0। अब मैंने यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा, उसका एग्जांपल समझते हैं। मानो ये a है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो तुमको मिलेगा 0 4 4, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम बनता है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनता है। अब ये और ये कहीं से मैच नहीं हो रही। एक तरीके से हो सकती है, मान लीजिए अगर मैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन है तो 0 4 -4 और 0 आ जाएगा। अब ये मैच कर गई, तो आप बोल सकते हो सर ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है। इसलिए ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट दिस? समझ में आ गया?
कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो कमेंट बताना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करने से ओरिजिनल वापस आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जो उसका ट्रांसपोज करने से ओरिजिनल का नेगेटिव आ जाए। इतना डिफरेंस है। और बच्चों एक बात को बहुत ध्यान से गांठ बांध लीजिए कि भाई कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक को एसिमेट्रिक मत बोलना, वो डिफरेंट होता है। एसिमेट्रिक मतलब कि जो सही से ऑर्डर्ड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब यू गेट द आइडिया। एसिमेट्रिक मतलब वो मैट्रिक्स ही नहीं है, कुछ ऐसा। ये लो भाई, इसमें नंबर भर दो, एसिमेट्रिक बन जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी इसमें ना हो, वो एसिमेट्रिक कहलाता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस लाइन से हमको क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि ए ट्रांसपोज को ए लिखेंगे एंड बी ट्रांसपोज को बी लिखेंगे, बस यही बता रहा और कुछ नहीं बता रहा। व्हाट कैन बी सेड अबाउट मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए? तो हमें जिसका बताना है उसको जरा वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, उसका ओरिजिनल का नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो, ओरिजिनली वापस आ गई तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x का ट्रांसपोज करते हैं, तो x और x ट्रांसपोज इसको रिलेट करना है हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज से जब आप अंदर दोगे आपको मिलेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, कुछ ऐसा ही, बस क्योंकि जो प्लस माइनस होता है उसमें बट जाता है। लेकिन यहाँ कुछ यूनिक सा होता है, यहाँ बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, करेक्ट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कर रहे हो तो ऑर्डर बदल जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ट्रांसपोज का सिंबल लग जाता है। तो बी ट्रांसपोज को मैंने बी बोला था, देखो यहाँ पे बी ट्रांसपोज को मैंने, अभी मैं एक्स ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूं, बी ट्रांसपोज को मैंने बी बोला था और ए ट्रांसपोज को ए, तो बी ए माइनस ए बी निकल के आएगा। लेकिन ये और ये मैच तो कर नहीं रहा, कोई बात नहीं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस बी ए, और ये क्या था? ये एक्स ट्रांसपोज था। तो आपको मिल जाएगा जो एक्स ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल का नेगेटिव है, ये ओरिजिनल का नेगेटिव आ गया। देयरफॉर ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिना किसी दिक्कत के आपने कर लिया। तो ऐसे अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो अप्रोच यही होनी चाहिए जो मैंने भी आपको बताया। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का और है जो मैं आपको यहाँ पे कराने चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उसको प्रूव करना होगा as a sum of symmetric and skew symmetric. Remember, you have to prove, you have to show, you don't have to calculate. Calculate नहीं करना। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ली मैंने ए नाम से, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ओरिजिनल और कोई मैच ही नहीं है, तो क्या सिमेट्रिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इफ आई ऐड देम अप हाउ? जस्ट ऐड कर लो भाई, a प्लस ए ट्रांसपोज। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? you'll get 2 8 8 14। लो भाई, बन गई सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसके ओरिजिनल के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। रिमेंबर, इफ यू हैव a प्लस ए ट्रांसपोज यू विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर आप a से a ट्रांसपोज हटा दोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाती है। तो ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो सबसे पहले a जो दिया था उसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 3 -4 -1 0 3 5 and 1। लेट्स ऐड a प्लस a ट्रांसपोज, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, गेट 2 -2 6 -2 -2 5 6 5 2। गॉट इट। अब माइनस करेंगे a माइनस a ट्रांसपोज, देखो सिमेट्रिक बन गई है ना। ये रो ये कॉलम बराबर है, ये रो ये कॉलम बराबर है, ये रो ये कॉलम के बराबर है, बढ़िया। अब अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 - 1 इज 0, 2 - 4 इज 6, 2 - 4 इज 6, 3 - 3 इज 0, फिर -4 - 2 इज -6, -1 + 1 इज 0। ये कॉलम तो हम, ये डायगोनल हमेशा 0 ही आएगा। 0 - 5 इज -5, तो यहाँ पे +5 ही आएगा। देखो 5 - 0 इज 5 एंड 3 - 3 इज अगेन 0। तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारा काम कुछ बना नहीं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही लिख दूंगा, ऐड देम अप डायरेक्टली, तो कहीं से भी इसके बराबर है नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ एक जुगाड़ करेंगे कि भाई मैं a को क्या लिख सकता हूं? मैं a को लिख सकता हूं, लेट से a में हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ a प्लस हाफ a। कैसे लिखा जा सकता है?
भाई एक पूरे ए को दो आधा ए बना सकता है। अब इसमें मैं आधे का ए ट्रांसपोज कर दूंगा और उसी को माइनस कर दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तो तुम्हारा ए बना रहा, लेकिन आपने जो ए ट्रांसपोज अपने मन से ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इसको और इसको साथ ले लोगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस 1/2 भी ले लेते हैं और ए माइनस का ए ट्रांसपोज मिल जाएगा, कुछ ऐसा। इन दोनों में मैंने 1/2 कॉमन लिया, इन दोनों में 1/2 कॉमन लिया, कुछ ऐसा मिल गया। अब ये वैल्यू आपको देखो दी गई है, तो 1/2 ब्रैकेट में दिस नंबर प्लस 1/2 ब्रैकेट में दिस नंबर। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, दिस नंबर कर रहा हूँ, 2 - 2 6 -2 -2 5 6 5 एंड 2। यहाँ पे 0 6 0 -6 0 -5 0 5 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको आधा अंदर ले लूंगा, हाफ को अंदर ले लें, तो 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। तो आधे से ये हो गया। अब इसमें आधा ले लोगे अंदर, तो 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या करना है? खत्म, कुछ नहीं करना। अगर आप 1 और 0 को ऐड करोगे एग्जैक्टली 1 मिलेगा, -1 और 3 को ऐड करोगे 2 मिलेगा, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, -1 में -3 ऐड करोगे -4 मिलेगा, -1 में 0 ऐड करोगे -1 मिलेगा, 5/2 में 5/2 हटा दोगे तो 0। तो एग्जैक्टली तुम्हें यही मैट्रिक्स को, इसको तुमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, जिसका एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट जो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यही सवाल था कि एक मैट्रिक्स को पकड़ो और उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्प्लिट कर दो। ये सवाल आ सकता है 4 नंबर में, तो उसको बहुत ध्यान से आपको करना है। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।